गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास बेटा हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया था ना। इसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि नीड क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आखिर नीड क्या है, एंड देन हमने उसके लिमिटेशंस को समझा था। तो नीड की बात करें सबसे पहले, एंड देन लिमिटेशंस बोल सकते हो उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्योंकि जो जरूरत थी बेटा, सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ कमियां थी। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा, ये केवल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बताता है। ये किस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता हमें। ठीक है। सेकंड पॉइंट की कंप्लीट कन्वर्जन हीट का वर्क में पॉसिबल है कि नहीं है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता है। ये आप बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे, कार्नोट साइकिल करके पढ़ाया जाएगा, उसमें आप सीखेंगे कि क्या कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं। देन हमने देखा था कि बेटा कोई गिवन प्रोसेस फिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमने समझी थी इसके अंदर। और फिर क्या एक और कमी क्या थी बेटा, कि कोई भी आइडिया नहीं दे रहा था कि कोई प्रोसेस कितने एक्सटेंट तक चलेगा। बेसिकली इक्विलिब्रियम एनालिसिस से इसने डील नहीं किया था। देन हमने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात की थी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते थे बेटा, जो खुद हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर बाई इटसेल्फ, खुद से हो जाए, और बाई गिविंग प्रॉपर इनिशिएशन। तो ये हमने देखा था। उसके बाद एग्जांपल्स हमने लिए थे बेटा, स्पॉन्टेनियस के डिफ्यूजन होता था, मिक्सिंग ऑफ गैसेज बोल सकते हो, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, देन एवोपरेशन ऑफ सी वाटर डिजोल्यूशन। तो ये सब समझ में आ गया था। जो खुद से प्रोसेस हो जाते हैं बेटा, उन प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, आपका उन प्रोसेस को हम लोग बोलते थे आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद हो जाता है। जैसे कुछ इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कंबस्शन हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल्स हो गया, ये सब हमारे। नेक्स्ट हमने नॉन स्पॉन्टेनियस की बात की थी। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे होते हैं जिन्हें कराने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट सप्लाई करना पड़ता है बेटा उस प्रोसेस को कराने के लिए। तो जैसे इसमें एग्जांपल था, रोटेशन ऑफ फैन हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, ड्राइविंग कार हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चली गई बेटा, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस थे। एक बार बस देख लीजिए इनको फटाफट। क्राइटेरिया क्या था बेटा, अब हम कैसे पता करते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया थे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दी एनर्जी क्राइटेरिया। एनर्जी क्राइटेरिया क्या कहता है बेटा हमें, कि जनरली जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, है ना, ऑल द प्रोसेस फॉर विच डेल्टा एच इज नेगेटिव, या जिनमें भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, उनको हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मानते हैं। ठीक है ना, ऐसा कहा था उसने। तो ईच सब्सटेंस ट्राइज टू हैव, हर सब्सटेंस क्या चाहता है बेटा, अपने मिनिमम पॉसिबल एनर्जी को करना चाहता है, और इसको करने के चक्कर में उस डायरेक्शन में जाएगा बेटा जिधर सिस्टम की एनर्जी क्या हो, कम हो, मतलब स्टेबलाइजेशन उसको मिले। देन हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया था कि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, लेकिन ये सबके लिए ट्रू नहीं है। जैसे एक्सोथर्मिक के एग्जांपल थे, कंबस्शन हो गया, कूलिंग प्रोसेस हो गया, कंडेंसेशन। लेकिन एक्सेप्शन में बताया था मैंने, कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे भी हैं बेटा जो स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग हो जाना गैस का, वाटर का इवोपरेट हो जाना, आइस का मेल्ट होना रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। और तो इससे पता चला था बेटा, केवल एक क्राइटेरिया नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। तो इसलिए सेकंड क्राइटेरिया, जिसको रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बोलते हैं, इसकी जरूरत पड़ी। अब रैंडमनेस जो होता है वो क्या बताता है बेटा, डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। और जो गैसियस स्टेट में रैंडमनेस है वो मैक्सिमम होता है, लिक्विड स्टेट में मॉडरेट होता है, सॉलिड स्टेट में मिनिमम। मतलब वो पार्टिकल का डिसऑर्डर बता रहा है बेटा, डिस्पर्सन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी ज्यादा बटी हुई है, डिस्पर्स कितनी हुई है। तो रैंडमनेस का ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है, सॉलिड का सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा, गैस का सबसे ज्यादा होता है बेटा रैंडमनेस, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा बिखरे बिखरे। मैंने समझाया था, अगर ये मेरे पास जो पेन है, ये पेन को अगर मैं लिक्विड फॉर्म में ले लूँ तो मुझे पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और गैस फॉर्म में आ जाए तो होल्ड ही नहीं कर सकते, मतलब तब काफी ज्यादा रैंडमनेस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के नाम पे थे बेटा, कंबस्शन प्रोसेस में देखो रैंडमनेस बढ़ रहा है आपका, है ना। एवोपरेशन ऑफ वाटर है, तो लिक्विड से आप किस फेज में जा रहे हो बेटा, गैसियस फेज में, तो रैंडमनेस बढ़ रहा है आपका। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। कौन कौन से, पहला कि सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पॉसिबल एनर्जी, मतलब अपने टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ सिस्टम। और सेकंड पॉइंट क्या बेटा, सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स रैंडमनेस, टेंडेंसी टू अचीव मैक्सिमम रैंडम स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी के टर्म में बेटा सिस्टम क्या चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट चाहता है, और रैंडमनेस के टर्म में वो क्या चाहता है, मैक्सिमम रैंडमनेस चाहता है। ठीक है ना, यही दो पॉइंट मेन थे हमारे पास। और देन हमने बेहतर देखा था कि जो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस होता है किसी सिस्टम को मेजर करने के लिए, एक थर्मोडायनेमिक टर्म यूज होता है जिसको एंट्रोपी बुलाते हैं।
हमने फिर एंट्रोपी को डिफाइन कर दिया था, एक थर्मोडायनेमिक टर्म व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो बेटा ये मैंने कहा था जो मैथमेटिकली डिफाइंड होता है, कैसे डिफाइंड होता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग हीट एक्सचेंज, जितने भी हीट एक्सचेंज के टर्म है, डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसी तरीके से एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है, ये हमारे लिए फॉर्मूला होता है। फिर हमने देख लिया था बेटा कि एंट्रोपी को कैसे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा। ठीक है, देन स्टेट फंक्शन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और साइक्लिक के लिए क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा आपका। और एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी का हमने रिलेशन देखा था कि अगर एंट्रोपी आपका ग्रेटर देन जीरो है बेटा, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि रैंडमनेस आपका बढ़ रहा है, और रैंडमनेस बढ़ने का मतलब है कि प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है बेटा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ने का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हर चीज चाहती है बेटा रैंडम स्टेट में जाना चाहती है ना, स्पॉन्टेनिटी को बढ़ानी चाहती है अपने। अगर डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस जीरो हो जाएगा तो वो कोई भी एंट्रोपी में चेंज नहीं दिखाई देगा, और ये केवल पॉसिबल है जब सिस्टम किस पे रहे बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे आपको। तो ये हमने समझ लिया, अगर डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। चलिए तो आज यहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन इसके ऊपर है। हमसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सिंपल तरीके के, जैसे जिस अभी मैं एंट्रोपी के क्वेश्चन कराऊंगा कि किन में एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, किस में एंट्रोपी घट रही है, कहाँ एंट्रोपी पॉजिटिव है, कहाँ एंट्रोपी निगेटिव है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बेटा, है ना। जैसे देखो क्वेश्चन दे रहा है स्टेट वेदर, आपको पहले डेल्टा एस को समझाता हूँ मैं निकालने का तरीका। क्वेश्चन दे रहा है स्टेट वेदर, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ये आपको बताना है बेटा। इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर डेल्टा एस इज पॉजिटिव कॉमा निगेटिव और जीरो, डेल्टा एस पॉजिटिव कॉमा निगेटिव और जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस या फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस नीचे दे रहा हूं, उनके लिए बताना है बेटा डेल्टा एस पॉजिटिव है, निगेटिव है कि जीरो है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास I2 सॉलिड है बेटा, है ठीक है। इसको एक्वस मतलब वाटर में उठा के डाल दिया आपने, एक्वस लिखने का मतलब, तो ये बेटा I2 सॉलिड से किस फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में। तो इसके बारे में बताना है बेटा, इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। सेकंड जैसे है H2 गैस का मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, और ये हमारा टूट के दो हाइड्रोजन के गैसीय एटम में अलग अलग टूट जा रहा है, तो बताना है इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। थर्ड जैसे क्वेश्चन दे रहा हमें 2H2 गैस प्लस O2 गैस, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड, ये दे रहा है। इसके लिए बताना है डेल्टा एस आखिर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो, ये आपको चेक करने हैं बेटा इनके ऊपर। फोर्थ है जैसे CO3 का सॉलिड है, और ये बेटा डिसोसिएट हो रहा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, मतलब हीट करोगे तभी होता है, प्लस CO2 गैस। तो इसके लिए भी डेल्टा एस का साइन बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। डेल्टा एस की कितनी वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग केवल ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डेल्टा एच हमें डिसाइड करना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बेटा। जैसे Ag प्लस एक्वस है प्लस Cl माइनस एक्वस है, और दोनों जुड़ के आपके AgCl सॉलिड बना दिए, तब डेल्टा एस कैसा होगा इसके लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट जैसे मान लो NH4Cl का सॉलिड है, और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है NH3 गैस प्लस HCl गैस में, तो आपको बताना है इसका डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। और एक और लास्ट ले लेते हैं हम लोग कि 2NH3 गैस जो है बेटा, 2NH3 गैस ये डिसोसिएट हो रहा है आपका N2 गैस प्लस 3H2
गैस में। तो इसके लिए बताना है कि डेल्टा एस आखिर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या क्या होगा, ये सब आपको डील करना है इनसे बेटा। ठीक है, चलो तो जैसे बात की जाए अगर पहले वाले से, फर्स्ट को देखो अगर आप बेटा, तो बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एस जो है एंट्रोपी है, और एंट्रोपी सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारा ऑर्डर होता है। अब इसी की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे बेटा क्या होने वाला है। तो देखो ये I2 का स्टेट कैसा है बेटा, सॉलिड, और एक्वस में डाल के किस में भेज दिया आपने, एक्वस। सॉलिड से बेटा लिक्विड में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एस कैसा होने वाला है इसका, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इसका डेल्टा एस जो लिखा जाएगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर डेल्टा एस जीरो आ गया तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। आप I2 सॉलिड को उठा के एक्वस में डाल दो बेटा, पानी घेर लेगा उसको चारों तरफ से, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे डिसाइड करना है सबको। आ रही बात समझ में। यहाँ देखो बेटा H2 का गैस है, यहाँ भी गैस है, अब कैसे डिसाइड करें सर, दोनों तरफ गैस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, केवल H2 का एक मॉलिक्यूल बाइंडेड स्टेट में, दोनों हाइड्रोजन एटम एक साथ जुड़े हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट में देखो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करो, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर कितने दिख रहे हैं बेटा, आपको एक ही दिख रहा है, H2 का एक बॉन्डेड स्टेट है। अब क्या किया यहाँ पे बेटा, टूट गया, और टूट के कितने हो गए, दो, मतलब दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया। तो अगर बॉन्ड टूट गया बेटा, तो पहले एक पार्टिकल था, अब दो हो गए, तो दो हो गए तो रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से रैंडमनेस क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो डेल्टा एस इसका भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। या ना हो तो यहाँ लिख लीजिएगा इसको, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कभी बढ़ता है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से, इंक्रीजेज अगर हो रहा है, तो इसका मतलब उसका डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके अगर बढ़ रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने का मतलब है कि एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा हमारे लिए। तो ये देखो एक मॉलिक्यूल था और दो एटम में टूट गया, पहले एक मॉलिक्यूल था देन दो एटम में टूटा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव। थर्ड की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ देखो 2H2 गैस प्लस O2 गैस, और यहाँ पे 2H2 क्या दे रहा है, लिक्विड। मतलब बेटा यहाँ गैस फेज है, यहाँ भी गैस फेज है, और आप किस फेज में जा रहे हो, लिक्विड। तो जाहिर सी बात है बेटा एंट्रोपी यहाँ पे घटी होगी। आप गैस से किस में जा रहे हो, लिक्विड में, मतलब डेल्टा एस ऐसे प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। गैस से आप लिक्विड में जा रहे हो। यहाँ देखो सॉलिड है, ये बेटा सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, लेकिन ये क्या हो गया, गैस हो गया क्या। तो बेटा अगर सॉलिड है और सॉलिड में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन गैस भी तो बन गया साथ में, तो गैस बन गया तो बेटा एंट्रोपी तो बढ़ गई ना। तो डेल्टा एस ऐसे का भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फुली समझ में आ रहा है कैसे डेल्टा एस डिसाइड करना है, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। ये देखो एक्वस है, यहाँ भी क्या है, एक्वस है, यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड। तो बेटा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, तो डेल्टा एस जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, निगेटिव, मतलब डेल्टा एस लेस देन जीरो। देखो ना Ag प्लस एक्वस है बेटा सॉल्यूशन में, Cl माइनस एक्वस है, तो दोनों चीजें अगर सॉल्यूशन में बैठी हैं और दोनों मिलके बेटा एक प्रेसिपिटेट बना लेंगी AgCl, तो नीचे जाके सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाएगा, तो रैंडमनेस तो कम हो गई ना, पहले पार्टिकल पूरा मूव हो रहे थे एक्वस फॉर्म में, अब कम हो गई, तो डेल्टा एस निगेटिव। इसी तरीके से यहाँ देखो NH4 सॉलिड है, ये गैस है बेटा, ये भी गैस है, तो सॉलिड अगर गैस में टूट रहा है तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड में जो होती है हमारे एंट्रोपी कम है, और गैस में जाते ही बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो ये गैस है बेटा, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब कैसे डिसाइड करें, तो अभी आइडिया दिया है मैंने, सेकंड वाले टाइप का है ये भी एक तरीके से, देखो अगर तो ये सेकंड वाले टाइप का है कि यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, सब गैस है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिसाइड करूंगा। यहाँ पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, दो है। यहाँ पे देखो एक तो इसके आ गए, कुछ नहीं लिखा है तो वन लिखा ही होगा, और तीन इसके, तो पहले यहाँ बेटा दो पार्टिकल्स हैं, और इस साइड आने के बाद टोटल चार हो जा रहे हैं, तो दो से चार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो अगर पार्टिकल्स बढ़ गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। होपफुली समझ में आ रहा है कैसे डेल्टा एस को डिसाइड करना है, किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव किसका जीरो। आई बात समझ में। 2 मोल यहाँ गैस के हैं, यहाँ बेटा 3 और एक 4 मोल हो गए, तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। आई बात समझ में। इसी तरीके से जैसे देखो एक दो और क्वेश्चन अलग टाइप के थोड़े से होते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं, है ना। कुछ और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो थोड़े अलग दिखाई देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कितने हम लोगों ने यहाँ ले लिए हैं बेटा, टोटल 5 6,
6 7 हो गए ना। जैसे ये देखो आठवां इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा कि बताइए, जैसे नाइट्रोजन गैस दे देगा बेटा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका नाइट्रोजन गैस को, यहाँ भी नाइट्रोजन गैस ही लिखा है, लेकिन एक चीज रहेगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेंशन है, सपोज करो प्रेशर मेंशन है 1 एटीएम, ठीक है, और टेम्परेचर मेंशन है बेटा मान लो सपोज करो 3000 केल्विन, ऐसे सपोज करो, ठीक है, 3000 केल्विन प्रेशर टेम्परेचर है यहाँ पे, और इस साइड में प्रेशर मान लो मेंटेन है बेटा आपका 5 एटीएम, और टेम्परेचर मेंशन है आपका 3000 केल्विन। तो अब पूछेगा इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो अब ये कैसे डिसाइड करें, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक, तो अब कैसे डिसाइड किया जाएगा कहाँ रैंडमनेस कम होगी ज्यादा, तो अब बेटा डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया, प्रेशर हो गया। ये देखो प्रेशर, ये यहाँ 1 एटीएम का प्रेशर है बेटा, यहाँ पे 5 एटीएम का प्रेशर है, यहाँ 1 एटीएम, यहाँ पे 5 एटीएम, तो जाहिर सी बात है 1 एटीएम वाले प्रेशर में अगर सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस को भरे होगे तो इसके अंदर पार्टिकल्स को मूव होने के लिए बेटा काफी ज्यादा एरिया मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 एटीएम का ही प्रेशर है तो 1 एटीएम का प्रेशर तो बेटा कम है ना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 एटीएम का प्रेशर है, मतलब यहाँ पे जो सिलेंडर में गैस भरी होगी उसके पार्टिकल्स को मूव होने के लिए देखो इतने में ही घूमेंगे, क्योंकि अब ये प्रेशर बढ़ा के मैंने कितना कर दिया है 5 एटीएम। तो अगर मेरा प्रेशर ज़्यादा है बेटा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम, वॉल्यूम कम तो कम जगह में रैंडम स्टेट में घूम सकेगा। तो यहाँ पे बेटा जो डेल्टा एस बोला जाएगा इस प्रोसेस का, तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कैसा हो जाएगा आपका, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने का मतलब आपने रैंडमनेस को कम कर दिया है बेटा, तो डेल्टा एस इस तरीके के प्रोसेस का कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे डेल्टा एस विल बी लेस देन 0। तो कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें पार्टिकल सेम हो, तब आपको कंडीशन से चेक करना, प्रेशर अगर बढ़ा है बेटा, प्रेशर बढ़ने का मतलब ऐसे लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे साइड में, देखिए अगर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा, प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम का कम होना, जब सेम फेज रहे और सेम चीज रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम हो, तब ये लॉजिक लगाना है। प्रेशर आपका बढ़ेगा तो बेटा वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो कम वॉल्यूम में वो चीज डिस्पर्स्ड हो रही है। और एक और जैसे स्पेशल टाइप का इसी सेम इसी फॉर्मेट का कराऊं, जैसे नाइट्रोजन गैस है और इधर भी अगर दिया हमें नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और यहाँ सपोज करो यहाँ बेटा दिया है प्रेशर 5 एटीएम का दिया है, और टेम्परेचर सपोज करो, टेम्परेचर आपको 2000 केल्विन दिया है, और यहाँ पे भी सपोज करो प्रेशर आपको 5 एटीएम दिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर उसने 6000 केल्विन कर दिया, तब कैसे डिसाइड करूँ मैं, तो आप टेम्परेचर रोल प्ले करेगा, समझ में आ गया होगा सबको। देखो क्योंकि अब प्रेशर क्या है बेटा 5 एटीएम 5 एटीएम, मतलब प्रेशर का कोई रोल नहीं रह गया, दोनों तरफ प्रेशर सेम है, मतलब वॉल्यूम सेम मिल रहा है। यहाँ देखो नाइट्रोजन की गैसियस फेज है, यहाँ भी गैसियस फेज है, यहाँ भी पार्टिकल वन है, यहाँ भी पार्टिकल वन है, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर। अब कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा, टेम्परेचर होगा। तो कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के अगर पूछ ले तो उन्हें भी करने आना चाहिए। अब टेम्परेचर देखो 2000 से 6000 केल्विन हो गया बेटा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ेगा बेटा, और पार्टिकल के मोशन बढ़ गए अगर, तो पार्टिकल और ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे तो इनका डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0। तो इसको भी चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है ना, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उस समय प्रेशर से नहीं देखना है, वॉल्यूम भी नहीं देखना है, सब चीजें सेम है, अगर तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एस आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो इन दो चीजों को भी दिमाग में रखना बेटा, अगर कभी स्पेशल टाइप का ऐसा पूछ लिया तो, ठीक है ना, कि आपका फेज सेम रहे बेटा, एक ही फेज रहे, आपका प्रेशर टेम्परेचर चेंज करे केवल, तो उसको इन फैक्टर से डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो सेम फेज है ना, पार्टिकल्स भी सेम है, तब आपको प्रेशर टेम्परेचर के बारे में कुछ जानकारी जरूर दिया होगा, फिर उससे आप डिसाइड करोगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया है बेटा तो जाहिर सी बात है कि एंट्रोपी बढ़ेगी, और अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रेशर कम है आपका, सॉरी यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया है तो यहाँ पे एंट्रोपी कम हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो एंट्रोपी भी कम होगी। चलो तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए किस तरीके से करने होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा, है ना। नेक्स्ट जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग एंट्रोपी के ऊपर करते हैं बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अटेन्स, entropy of a system attains its
maximum value, attains its maximum value at equilibrium state, at equilibrium state। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको कि किसी सिस्टम का जो एंट्रोपी है बेटा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। हमने देखा था बेटा चेंज इन एंट्रोपी जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट कितना होता है, जीरो हो जाता था, है ना, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के लिए। तो हमारा सवाल ये है कि एंट्रोपी किसी सिस्टम का मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे। तो देखो बेटा बहुत लोगों को लगेगा कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है बेटा, डेल्टा एस जीरो है, एस जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे कोई प्रोसेस सपोज करो ए से बी की तरफ जा रहा है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, तो बेटा ए से बी में अगर कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ए से बी की तरफ रिएक्शन क्यों गई होगी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रही होगी। मतलब जो ए टू बी कन्वर्जन होगा, ए टू बी कन्वर्जन विल बी स्पॉन्टेनियस, विल बी स्पॉन्टेनियस। ए से बी में जो कन्वर्जन होगा स्पॉन्टेनियस ही होगा बेटा। क्यों, क्योंकि ए से बी की तरफ तभी तो रिएक्शन जाएगी आगे जब ए से बी की तरफ स्पॉन्टेनियस होगा। सो एंट्रोपी क्या होगा, मतलब एंट्रोपी आपकी बढ़ती जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीजेज। अब बात ये है कि वो बोला है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा ए से बी तक का कन्वर्जन कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। और एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा बेटा तो चेंज इन एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि देखो ए से बी तक जाते समय अपने मैक्सिमम एंट्रोपी को अचीव कर लिया, अब वापस बी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ए में, मतलब एंट्रोपी को फिर घटाना शुरू किया, इसीलिए फाइनल और इनिशियल एंट्रोपी सेम हो जाती है। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होता है किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए, हमने देखा था ना अभी लास्ट क्लास में, चेंज इन एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम स्टेट कितना होता था, जीरो। इसका मतलब बेटा ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आप जैसे ही जा रहे हो इक्विलिब्रियम आपका अटेन हो रहा है, उस समय आपका सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुकी होगी। चेंज इन एंट्रोपी की बात नहीं हो रही, एंट्रोपी की बात हो रही है। चेंज इन एंट्रोपी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे ट्रू है, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, ट्रू। ऐसा ट्रू क्यों है, बिकॉज, बिकॉज समझा दिया है मैंने रीजन बेटा, बिकॉज टिल इक्विलिब्रियम, because till equilibrium is achieved, because till equilibrium is achieved, the entropy of system, the entropy of system will go on increasing। जब तक आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा तब तक एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होगा बेटा, गो ऑन इंक्रीजिंग। एंड आफ्टर अचीविंग, एंड आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा बेटा, नो फर्दर इंक्रीज इन एंट्रोपी इज पॉसिबल, नो फर्दर इंक्रीज इन एंट्रोपी इज पॉसिबल। एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उसके बाद उसमें फर्दर इंक्रीज होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नो फर्दर इंक्रीज इन एंट्रोपी इज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, गो ऑन इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज अभी बता दिया ए टू बी कन्वर्जन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो एक स्पॉन्टेनियस तरीके से। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो आपका एंट्रोपी है वो क्या करता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। लेकिन एक चीज और हमने ध्यान रखा है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में जो होगा बेटा, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी आपका किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के बराबर होगा। चेंज इन एंट्रोपी जीरो के बराबर होगा, बट केवल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की बात करें, एस, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो वो बेटा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की बात करो तो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। और चेंज इन एंट्रोपी की बात करेगा तो कितना होता है, जीरो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, लेकिन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम की बात करो तो वो मैक्सिमम हो जाता है बेटा। चलो इसी तरीके का सिमिलर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा हमसे कि बॉइलिंग ऑफ एग जो है, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं मैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है बस इसके ऊपर, देन हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका और प्रोसेसेस के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग ऑफ एग इज ए स्पॉन्टेनियस
इज ए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज ए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये आपसे पूछ रहा है कि जो बॉइलिंग ऑफ एग होता है बेटा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि जो बॉइलिंग ऑफ एग होता है बेटा वो स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो देखो ज़्यादातर लोगों का जवाब क्या आएगा बेटा, ऐसे करेंगे सब हम। देखो हम लोग कॉमनली सब लोग ऐसे ही करेंगे। अंडा है बेटा, ये कोई एग है, ठीक है, और इस अंडे को बेटा आपने बॉइल्ड किया। बॉइल करने का मतलब आप इसको हीट करोगे तभी तो ये बॉइल्ड होगा। तो फिर से ये अंडा अंडा ही रह जाएगा, कुछ बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ फेज जरूर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो फेज होगा बेटा वो लिक्विड फॉर्म में दिखता है अंदर हमें। किस फॉर्म में दिखता है, लिक्विड। और लिक्विड दिखने का मतलब क्या है बेटा, मोर एंट्रोपी। लिक्विड दिखने का मतलब क्या है, मोर एंट्रोपी। और यहाँ पे जब आप लेके जाते हो बेटा तो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। सॉलिड तो पूरा नहीं बोलोगे लेकिन सेमी सॉलिड तो हो ही गया। सेमी सॉलिड का मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, लेस एंट्रोपी। तो अगर इन दोनों चीजों को देखा जाए बेटा तो मोर एंट्रोपी वाले फेज से किधर मूव कर रहे हैं हम लोग, मोर से लेस एंट्रोपी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगी। यहाँ अगर एंट्रोपी 100 है तो यहाँ हो सकता है 50 हो जाए। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो डेल्टा एस क्या हमें दिखाई देगा बेटा, नेगेटिव दिखाई देगा। इस तरीके से अगर सोचा जाए तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो गया तो हम प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस को कैसा बोल देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, ठीक है ना। आप बॉइलिंग ऑफ एग को ये मत समझना बेटा नीचे से आग लगाया हुआ, वो कंटिन्यूअस आपको सप्लाई हो रहा है। आपको पूछ रहा है एग का जो फॉर्म है वो अगर बॉइल्ड कर दिया गया है तो वो बताओ स्पॉन्टेनियस तरीके से हुआ होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां से आंसर हमें क्या मिल रहा है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस मिल रहा है। लेकिन ये जो भी मैंने बताया बेटा गलत है, ये चीज क्या हो गई, गलत। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, ये गलत क्यों हो गया, है कि नहीं। बॉइलिंग ऑफ एग तो दिख ही रहा है, यहाँ मोर है एंट्रोपी, यहाँ लेस एंट्रोपी है, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन बेटा आपको बायोमोलिक्यूल सबने पढ़ रखा है, बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ा है, अंडे के अंदर जो कच्चा अंडा होता है बेटा, रॉ है ना, उसके अंदर कच्चे अंडे में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। पढ़ा होगा सबने ये चीज, है कि नहीं। तो जो कच्चा अंडा होता है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं बेटा जो H बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे ही आप उसको बॉइल्ड करते हो बेटा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं आपके, जो H बॉन्डिंग से जुड़े हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल वो सब टूट जाते हैं आपके, है कि नहीं। तो अंडे के केस में बेटा, अंडे का फंडा थोड़ा सा अलग है। अंडे के केस में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे पहले हैं वो टूट गए। इसका मतलब हम पहले बोलेंगे कि पहले हमारा ऑर्डर्ड फॉर्म में था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे प्रोटीन मॉलिक्यूल, बाद में वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो अगर वो टूट गए तो इसका मतलब वो लोग एंट्रोपी को बढ़ा दिए। तो अंडे का फंडा थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखो जब बेटा ये कच्चा अंडा है तो कच्चे अंडे के केस में क्या लिखोगे, इनके अंदर क्या है, कंटेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, कंटेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन करके रखा है। एंड विच आर बॉन्डेड, एंड विच आर बॉन्डेड थ्रू H बॉन्ड, विच आर बॉन्डेड थ्रू H बॉन्ड। ये किससे जुड़े होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपके, ये पता है सबको। लेकिन जैसे इसको बेटा ऑन हीटिंग, अगर हीटिंग करा दिया मैंने इनका, अगर हीटिंग करा दिया कच्चे मॉलिक्यूल का, कच्चे अंडे का, तो क्या हो जाएगा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है। और हाइड्रोजन टूटने की वजह से ऐसा मान लिया जाए कि उसका एंट्रोपी बढ़ गई। तो ऑन हीटिंग H बॉन्ड बिटवीन, on heating H bond between molecules, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा और सब लोग मुझसे डाउट में पूछोगे, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है यहीं पे अपने नोट में। मैं हर साल ही करा देता हूं। H bond between molecule will break, so protein molecules, so protein molecules, so protein molecules get free, फ्री हो जाएंगे बेटा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गेट फ्री एंड एंट्रोपी ऑफ, एंड एंट्रोपी, या ऐसे बोलो, एंड एंट्रोपी को रैंडमनेस से लिख लो बेटे ब्रैकेट में, एंड रैंडमनेस इंक्रीजेज, रैंडमनेस इंक्रीजेज। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर
टूट गए तो वो क्या करेंगे, रेंडमनेस को बढ़ा देंगे, और रेंडमनेस को अगर बढ़ा दिए बेटा तो रेंडमनेस बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा एस इसका कैसा हो गया आपके लिए, पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा एस एक बार अगर पॉजिटिव हो गया तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी हमारे लिए, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। प्रोसेस कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग ऑफ एग इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना बेटा, ये कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर गैस खत्म हो गया है ना, गैस खत्म होने की बात नहीं हो रही बेटा, बॉइल कर रहे हैं और गैस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अंडे को बॉइल्ड करते हुए देखना है, मतलब अंडे का गैस तो आप सप्लाई दे रहे हो, आप अंडे को पूछ रहा है, अंडा बॉइल्ड होना ही होना है, ऐसा नहीं कि गैस खत्म हो गया तो सर बॉइलिंग रुक जाएगा। तो बॉइलिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ बॉइलिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन अंडे का बॉइल्ड होना मतलब उसका कच्चे अंडे से अगर बॉइल्ड एग में बदलना है तो वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सवाल ये था हमारा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे एंट्रोपी के ऊपर, होपफुली समझ में आ रहे हैं कैसे पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो ये सब डिसाइड करने का काम होता है। जीरो, अच्छा जीरो वाले कब होंगे बेटा, जीरो तब होगा एंट्रोपी में चेंज जब कोई चीज चेंज ही ना हो, है ना। जितने पार्टिकल्स इधर, जैसे मैंने N2 गैस से N2 गैस कराया था ना, ऐसे क्वेश्चंस में प्रेशर टेम्परेचर नहीं दिया मतलब एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो, उसी फॉर्म से उसी फॉर्म में रहते हो। और कॉमनली आप देखना एंट्रोपी चेंज जीरो आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा, या तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हो जाता है या तो सराउंडिंग का चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी से लिंक है बेटा, कि जो चेंज इन एंट्रोपी निकालना है हमारा, वो किसके लिए निकालना है अब हमें, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स का। तो लिख लीजिएगा, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, change in entropy of universe, comma system and surrounding, and surrounding, कि किस तरीके से यूनिवर्स में के एंट्रोपी में चेंज निकाला जाता है, सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज निकाला जाता है और सराउंडिंग के, ये चीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो बेटा, हमें पता है यूनिवर्स जो है, वो यूनिवर्स जो है उसके अंदर क्या होता है, ये पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिवर्स जो है बेटा वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है कि नहीं, दोनों से मिलके बना है बेटा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को कलेक्टिवली क्या बोलते थे हम लोग, यूनिवर्स बोलते थे। तो अगर मुझसे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पूछे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज पूछे तो किसके बराबर होगा। एंट्रोपी बेटा पहले ही बताया था मैंने, एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एडिटिव होगा। तो अगर सॉरी, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज निकालना है तो सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज निकाल लो और सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज निकाल लो और दोनों को जोड़ दो तो आपको यूनिवर्स का मिल जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दे कैन बी एडिटिव इन नेचर। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम को जनरली बेटा SYS लिख देते, सिस हम लोग लिखते हैं, प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ, प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग को मैंने बताया था SURR लिख दिया जाता है। तो और जो यूनिवर्स है उसको कभी कभी टोटल चेंज भी बोला जा सकता है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, कभी कभी हम लोग टोटल चेंज भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो डेट इज कभी अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का पूछ ले, डेल्टा एस यूनिवर्स, जिसको हम लोग बेटा डेल्टा एस टोटल भी बोल सकते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स को डेल्टा एस टोटल भी बोला जाता है, और ये हमेशा किसके बराबर होगा आपका, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो जो टोटल चेंज इन यूनिवर्स आता है वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो आप सिस्टम का डेल्टा एस निकालो बेटा, सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालो और दोनों को जोड़ दो तो आपको किसका चेंज मिल जाएगा, यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें जो देखना है एंट्रोपी चेंज, जो बेटा हमारे पास दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है, या तो रिवर्सिबल होगी या तो इरिवर्सिबल होगी। तो पहले हम लोग एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में निकालते हैं, फिर हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालेंगे किसके अंदर, इरिवर्सिबल, और फिर उनको बेटा हम लोग अलग अलग प्रोसेस पे लगा देंगे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक, आइसोक्वारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन सब के ऊपर लगा देंगे। तो पहले एक रिवर्सिबल पाथ से एंट्रोपी चेंज क्या होता है वो देख लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग का या यूनिवर्स में, और एक बार एंट्रोपी हम लोग इरिवर्सिबल से देखेंगे। तो पहले डाल लेते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स,
एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस या इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी एक रिवर्सिबल प्रोसेस में कितनी एंट्रोपी में चेंज होगी वो देखते हैं, ठीक है। आवाज आ रही होगी, ठीक। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी के चेंज को हमें समझना है बेटा। अगर प्रोसेस को मैंने वर्ड दे दिया है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसकी खास बात क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। बता दिया था रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस होता है बेटा। सिस्टम हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, विथ इट्स सराउंडिंग। सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग एंड इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट विल बी ए वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत स्लो प्रोसेस होता है बेटा, इट विल बी ए वेरी स्लो प्रोसेस। ये चीज हमें पता है। रिवर्सिबल प्रोसेस की एक खास बात होती है बेटा कि सिस्टम हमेशा कैसे रहता है आपका, इक्विलिब्रियम में रहता है सराउंडिंग के साथ। अब देखो कैसे करना है इसे। सपोज करो ये हमारे पास बेटा सिस्टम है, ये हमारा क्या है, सिस्टम है। कैसे एंट्रोपी चेंज को मेजर करेंगे? इस सिस्टम है, सिस्टम को सपोज करो आपका टेम्परेचर किस पे है बेटा, T1। सिस्टम टेम्परेचर T1 पे है और बाहर क्या होगा आपका, सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो बाहर वाली चीज क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग को सपोज करिए कि किस टेम्परेचर पे है बेटा, T2। और मैं मान लेता हूं कि मेरा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है। तो अगर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो मुझे एंट्रोपी चेंज देखना है। तो जाहिर सी बात है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा और इन द फॉर्म ऑफ वर्क होगा। तो ये सपोज करो कि सराउंडिंग ने हीट दे दिया किसको बेटा, सिस्टम को। तो अगर सराउंडिंग ने खुद हीट दिया है बेटा तो ये हीट रिलीज करेगा, तो इसको माइनस क्यू लिखेंगे। और अगर सिस्टम ने हीट को लिया है बेटा तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस क्यू। सराउंडिंग ने हीट दिया तो माइनस क्यू और सिस्टम ने लिया तो प्लस क्यू। तो इसको लिख देता हूं मैं, मान लो कि सिस्टम इज एट T1। सिस्टम जो है आपका T1 टेम्परेचर पे है। ये क्या कर रहा है, T1 टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब हीट Q। कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q फ्रॉम सराउंडिंग। जो सिस्टम है वो आपका बेटा सराउंडिंग से Q हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड सराउंडिंग इज एट T2 टेम्परेचर पे है जो कि थोड़ा हाई है बेटा। और ये क्या कर रहा है, लूजेज, ये लूज कर रहा है हीट को ना, लूजेज हीट Q टू द सिस्टम। समझे बात को? सिस्टम T1 पे है, सराउंडिंग T2 पे है। सराउंडिंग ने क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट बेटा सिस्टम को लूज किया। हमें पता ही है बेटा एंट्रोपी जो होता है वो Q अपॉन T से मेजर किया जाता है, इसीलिए मैंने टेम्परेचर और Q के फॉर्म में दिया है। तो अगर अब मुझे लिखना होगा डेल्टा एस सिस्टम, कि डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा, तो मेरे लिए डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा बेटा? अभी डेल्टा एस का फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में हमने, क्या होता है, Q बाई T, है कि नहीं? तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस Q। और देखना ध्यान से बेटा, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, रिवर्सिबल। यहां पे क्या लिखा मैंने, रिवर्सिबल। तो ये Q रिवर्सिबल बाई T, अभी बता रहा हूं मैं, Q रिवर्सिबल लिखा मैंने, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम बराबर प्लस Q रिवर्सिबल बाई T को कितना है टेम्परेचर बेटा, T1, तो इसको T1 लिख दो। अब यहां ध्यान से देखो, सिस्टम जो होता है बेटा, अब ये पहले सराउंडिंग के लिए अगर मैं लिखूंगा, अभी देखो सिस्टम के लिए रिवर्सिबल पाथ फॉलो होता है बेटा, सराउंडिंग के लिए हमेशा इरिवर्सिबल पाथ फॉलो होता है। अब ऐसा क्यों, आप सोचोगे? तो बेटा अगर हम स्टडी करने चले कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, तो हमारा फोकस पूरा का पूरा किस पे जाएगा, सिस्टम पे। जैसे मेरा फोकस किस पे रहेगा, सिस्टम में। क्या आखिर 10 मिनट के बाद सिस्टम में कितना चेंज है, 20 मिनट के बाद सिस्टम में कितना चेंज है, 15 मिनट बाद कितना चेंज है, मुझे सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि सराउंडिंग बेटा इतना लार्ज होता है, इतना बड़ा सराउंडिंग होता है कि आप सराउंडिंग में चेंज को महसूस ही नहीं कर सकते। सराउंडिंग के अंदर चेंज को आप कभी महसूस नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको फील होगा कि हाँ आग लगी है तो थोड़ा गर्म हो रहा है, या कुछ ऐसा महसूस होगा आपको प्रोसेस हो जाने के बाद।
मतलब आपको इनिशियली सराउंडिंग का टेम्परेचर फील होगा बेटा कि इस समय टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कोई मैंने रिएक्शंस कराई इस क्लासरूम के अंदर, हो सकता है रिएक्शन हो कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा है बट वो फील नहीं होगा मुझे, फाइनली मुझे फील हो सकता है कि अरे टेम्परेचर बढ़ के 30 पहुंच गया। तो मुझे केवल सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करो ना, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मुझे बेटा केवल इनिशियल स्टेज पता होता है और फाइनल स्टेज पता होता है। लेकिन सिस्टम की बात करो तो सिस्टम में तो बेटा मैं हर मोमेंट पे चेंज को चेक कर सकता हूँ ना, कि मेरा टेम्परेचर 25 था, 10 मिनट बाद 26 हुआ है, फिर 10 मिनट के बाद 27 हुआ है, फिर 28 हुआ है। तो सिस्टम हमेशा एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑलवेज फॉलोज रिवर्सिबल पाथ, और सराउंडिंग हमेशा कैसे पाथ को फॉलो करेगा, इरिवर्सिबल पाथ। तो यहाँ मैं उसी चीज को लिखने वाला था, यहाँ लिख देता हूं मैं बेटा आपको, एट ईच मोमेंट, एट ईच मोमेंट, एट ईच मोमेंट वी कैन सी, at each moment we can see the change, we can see the change of state, we can see the change of state of a system, so it will be reversible, so it will be reversible। हम लोग सिस्टम के लिए बेटा हर स्टेज पे चेक कर सकते हैं चेंज को, है कि नहीं, हर स्टेज पे चेक कर सकते हो, इसीलिए सिस्टम हमेशा एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। सिस्टम ऑलवेज फॉलोज रिवर्सिबल पाथ, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज फॉलोज रिवर्सिबल पाथ। तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है बेटा हमेशा, इसीलिए हमेशा क्यू रिवर्सिबल लिया जाता है। और सराउंडिंग में जो होगा ऑलवेज फॉलोज इरिवर्सिबल पाथ, सराउंडिंग हमेशा इरिवर्सिबल की तरीके से ट्रीट किया जाएगा बेटा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल मान के चलो चाहे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस हमने माना है, अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस भी मान लूंगा बेटा तो सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल पाथ को ही फॉलो करेगा, लेकिन सराउंडिंग आपका इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो करेगा। तो ध्यान रखना डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू रिवर्सिबल बाई T1। और इसी तरीके से अगर मुझसे थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होता है बेटा, होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आए आपको। फाइनल तो आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, फाइनली रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि एंट्रोपी चेंज जो होगा किसी यूनिवर्स का रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये फाइनली आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे समझाऊं। देखो डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करोगे तो सराउंडिंग ने बेटा हीट को लूज किया है, तो सराउंडिंग के लिए क्या लिखोगे, माइनस क्यू, और देखो बेटा यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, इरिवर्सिबल, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इरिवर्सिबल लिख रहा हूँ। इरिवर्सिबल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी समझा दिया मैंने बेटा, क्योंकि सराउंडिंग, और इसका टेम्परेचर कितना लिखोगे T2, क्योंकि सराउंडिंग बेटा हमेशा इरिवर्सिबल पाथ को चूज करता है, क्योंकि आप केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे उसके बारे में कंसर्न होते हो, इसी वजह से। देखो जैसे थोड़ा सा ये हटा नहीं सकते अभी, अच्छा चलो देखो, तो इसमें हम लोग इसके अंदर भी लिख लो, इसके अंदर क्या लिखोगे बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो कर रहा है, बिकॉज ओनली इनिशियल एंड फाइनल, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ सराउंडिंग, only initial and final position of surrounding is observed, so it will be, irreversible। होपफुली समझ में आ गया बेटा, क्योंकि सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का केवल इनिशियल और फाइनल से हम कंसर्न होते हैं बेटा, जबकि सिस्टम के आप हर स्टेज पे मेजर करते हो चीजों को, इसीलिए वो रिवर्सिबल पाथ लेगा, सराउंडिंग हमेशा आपका इरिवर्सिबल पाथ लेगा। तो अब हम लोग चाहें तो बेटा यहाँ से डेल्टा एस टोटल अगर हमसे पूछे तो डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल, या जिसको डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भी बोलेंगे हम लोग, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता ही है। अब दोनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, डेल्टा एस सिस्टम मेरे लिए कितना मिला है, देखो यहाँ से प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई T1 डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई T2, तो ये मिला है मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई T1 प्लस सराउंडिंग का कितना मिला बेटा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई T2, ये मिला है हमें, इस तरीके से मिला है ना, कि प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई T1 और माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई T2। तो अब प्रोसेस, चूंकि हमने किस तरीके का प्रोसेस लिया बेटा, हमने प्रोसेस लिया है रिवर्सिबल प्रोसेस,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो बहुत स्लो प्रोसेस है ना, और इतना स्लो प्रोसेस होगा बेटा कि आपको इनिशियल और फाइनल में कोई ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस को हमने रिवर्सिबल माना है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम इज ऑलवेज in equilibrium, system is always in equilibrium with its surrounding, with its surrounding, अपने सराउंडिंग के साथ कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में, एंड इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, एंड इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, काफी स्लो प्रोसेस है। सो आफ्टर a very long time interval, so after a very long time interval, काफी लंबे समय के बाद बेटा आपको क्या दिखाई देगा, so after a very long time interval temperature of system will be nearly same as temperature of surrounding, बेटा ये कैसा प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमने कैसा प्रोसेस लिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है सराउंडिंग के, तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल ऐसा मान सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम होगा विल बी नियरली सेम एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, डेट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट इज जो T1 होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज T2, और वही बराबर हम लोगों ने मान लिया किसके, कैपिटल T के। बेटा एक ऐसा प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो तरीके से होगा ना, बहुत स्लो, इतना स्लो होगा कि आपको इनिशियल और फाइनल स्टेज में फील ही नहीं होगा बेटा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, घर में आपके एक गैस सिलेंडर में अगर छोटा सा लीकेज हो जाए बेटा, तो लीकेज होगा बहुत छोटा सा, एकदम माइन्यूट, जो सुई होती है ना, सुई की तरह एकदम निडल इतना पतला सा छेद हो जाए, जिस सुई धागा से हम सिलाई करते हैं उतना छोटा सा छेद हो जाए, तो गैस उसमें से हल्की हल्की लीक होगी, तो आपको बेटा वो 10-15 दिन 20-25 दिन, मैंने बताया था बहुत स्लो प्रोसेस है, तो आपको इनिशियल और फाइनल स्टेज में कोई ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा बेटा। और सपोज करो उसी सिलेंडर में एक बड़ा सा होल हो जाए, बड़ा सा होल होगा तो गैस सडन निकलेगा, और गैस अगर आपका सडन निकला उस सिलेंडर से बेटा, तो आपको वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गई, क्योंकि सडन निकला है तो प्रोसेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। और अगर वो सडन गैस निकला है तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा, तुरंत हमें फील हो जाएगा, अरे सराउंडिंग में एंट्रोपी हमारी चेंज हो गई, सराउंडिंग में रैंडमनेस बढ़ गई, सिस्टम की रैंडमनेस कम हो गई, क्योंकि वहां से गैस लीक हुआ है और सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ गई। लेकिन अगर ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो, एकदम धीरे धीरे गैस का लीकेज है, बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, 15 दिन 20 दिन बाद धीरे धीरे टंकी आपकी खाली हो रही है बेटा, एकदम माइन्यूट होल है उसके अंदर, तब क्या होगा, आपको फील ही नहीं होगा बेटा कि एंट्रोपी बाहर का बदल रहा है, अंदर का बदल रहा है, बाहर का बदल रहा है, ऐसा कुछ एहसास आपको नहीं होगा। तो उस केस में इनिशियल और फाइनल आपका जनरली क्या दिखाई देगा बेटा, सेम दिखाई देता है। हेंस यहां से हम लोग देखो कह सकते हैं, अब यहां से हेंस जो आपका बेटा ये डेल्टा एस यूनिवर्स है, हेंस डेल्टा एस यूनिवर्स का जो डेल्टा एस है इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, डेल्टा एस यूनिवर्स क्यू रिवर्सिबल बाई T1 की जगह पे T रख देता हूं मैं, ठीक है, और ये प्लस माइनस, ये माइनस है ना पहले से बेटा, तो ये प्लस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस लिख देता हूं, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई T। अब चूंकि बेटा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है जितना हीट सिस्टम ने लिया होगा उतना ही हीट सिस्टम ने निकाला होगा, तो ये दोनों भी चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी, मतलब हीट गिवन एंड एब्जॉर्ब्ड, heat given and absorbed will be same, ये दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, डेट इज सेम होने का मतलब जो Q रिवर्सिबल में हीट होगा बेटा उतना ही आपका Q इरिवर्सिबल में हीट कहलाएगा, हीट जितना, अगर सिस्टम ने 20 किलो कैलोरी की हीट निकाली है बेटा तो सराउंडिंग ने 20 किलो कैलोरी की हीट उसको दी होगी, तो ये दोनों चीजें आपकी क्या होगी, बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई बेटा तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, क्या ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, और ये कैंसिल आउट कर गए तो इसीलिए जो डेल्टा एस यूनिवर्स का होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा मेरे लिए, 0 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बराबर है, टेम्परेचर सेम है, तो जो डेल्टा एस यूनिवर्स आया वो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो ये खास बात होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की कि
कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है बेटा वो हमेशा किसके बराबर होता है, आपका जीरो के बराबर। तो अगर डेल्टा एस जीरो के बराबर हो गया बेटा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों इक्वल टू जीरो होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल टू जीरो हो गए बेटा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हमें निकल के आ रहा है, अगर ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा इट विल बी नथिंग बट द माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात होती है कि जितना सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज होता है बेटा उतना ही सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज होता है, और टोटल चेंज इन यूनिवर्स जो है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। फाइनली आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये रिवर्सिबल के लिए हमें समझ में आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इस चीज को लिख देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि सिस्टम में भी चेंज हुआ है कुछ एंट्रोपी में, सराउंडिंग में भी चेंज हुआ है, बट वो हमें चेंज फील ही नहीं हो पाया, वो चेंज हमें फील नहीं हो पाया, इसीलिए टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया, क्योंकि काफी स्लो प्रोसेस है। हाँ, न्यूमेरिकली ये जरूर काम आएगा कि बेटा अगर मैं सिस्टम का एंट्रोपी कैलकुलेट कर लूं तो वही सराउंडिंग का होगा, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगर ले तो इसमें मैं लिख सकता हूं फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी ऑलवेज जीरो, विल बी ऑलवेज जीरो, हमेशा कितना होगा बेटा, जीरो होगा। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी ऑलवेज जीरो। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये अंडरलाइन मेन लाइन यही हमारी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी को इररिवर्सिबल पाथ के लिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने किसके लिए देखा बेटा, अभी हम लोगों ने ये हमने देखा एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, किस पाथ के लिए देखा हमने, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा। सिमिलरली 5 मिनट लगेगा मुझे, इररिवर्सिबल के लिए भी निकाल लेते हैं। रिवर्सिबल का हमें समझ में आ गया ना। देखो नेक्स्ट है एंट्रोपी प्रोसेस के लिए कल करेंगे और वहीं से न्यूमेरिकल सवाल हमारे शुरू हो जाते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स फॉर एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, किसी इररिवर्सिबल प्रोसेस में कितनी एंट्रोपी चेंज होगी, इसको देखो। इसमें भी सेम वही काम करना है बेटा, एंट्रोपी इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है कैसा होगा बेटा, वेरी फास्ट प्रोसेस होगा। सिमिलरली उसी तरीके से डेरिवेशन है इसका भी, कुछ है नहीं इसमें भी। देखो ये सिस्टम है आपका, सिस्टम को मान लो बेटा टेम्परेचर किस पे है, T1 पे है। ये आपका सराउंडिंग होगा बाहर, सराउंडिंग को मान लो आप अभी भी किस पे है बेटा, टेम्परेचर T2 पे है। मान के चलो किसी को भी आप ज्यादा कम मान सकते हो, मान लो मैंने मान लिया कि मेरा सराउंडिंग ही हाई टेम्परेचर पे है। तो अगर सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पे है तो बेटा ये हीट देने का काम करेगा, तो ये हीट दे दिया किसको, सिस्टम को। तो ये सिस्टम को हीट दिया तो इसने लूज किया बेटा, तो खुद तो माइनस क्यू होगा, और चूंकि इसने सिस्टम को दिया है तो सिस्टम के मिला है तो सिस्टम का कैसा हो जाएगा, हीट मिलते ही प्लस क्यू हो जाएगा। तो इसमें भी वही बात मैं लिख रहा हूँ, सिस्टम अभी हम लोगों ने समझ लिया, उसी तरीके का सिमिलर डेरिवेशन है। सिस्टम एट टेम्परेचर T1, सिस्टम एट टेम्परेचर T1 एब्जॉर्ब हीट Q, किसी को भी ज्यादा कम मान लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आपको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। सिस्टम एट टेम्परेचर T1 एब्जॉर्ब हीट Q फ्रॉम सराउंडिंग, Q फ्रॉम सराउंडिंग एंड सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2, सराउंडिंग किस टेम्परेचर पे है, T2 पे है। लूजिंग हीट सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2, लूजिंग हीट Q टू द सिस्टम, सिस्टम को उसने Q अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया बेटा, लूज किया है, इसने दिया और इसने लिया है। ठीक है, Q टू द सिस्टम। सिंस दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सिंस दिस प्रोसेस इज irreversible, since this process is irreversible, so occur, या ऐसे लिखो irreversible ही occur, ऐसे लिख लो,
पूरा मिट गया ना शायद, जितना लिखा मैंने बेटा सब हट गया, इरेज हो गया एक साथ। हाँ चलो फिर से कर लेते हैं हम लोग, पूरा हट गया, जितना भी लिखा था मैंने हट गया। इसमें कोई ऑप्शन है क्या जिससे रिस्टोर किया जा सके? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, या अंडू वाला ऑप्शन हट गया मेरा, है ना। चलो फिर से लिख लेते हैं। देखो हम लोग देख रहे थे बेटा एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के चेंज को हम लोग देख रहे हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो कैसे एंट्रोपी का चेंज होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस काफी फास्ट प्रोसेस होता है। सिमिलरली देखो उसमें जैसे पीछे वाला डायरेक्ट किया वैसे ही करना है। ये हमने सिस्टम ले लिया, सिस्टम को टेम्परेचर T1 पे ले लो। ये बाहर बेटा क्या रहेगा, सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग को टेम्परेचर T2 पे ले लो। ठीक है, सराउंडिंग सपोज करो हाई टेम्परेचर पे है तो ये क्या करेगा बेटा, हीट को लूज करेगा। अगर सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पे है तो ये कितना हीट करेगा, -Q। सिस्टम कितना ले लेगा, +Q। जो लेता है वो पॉजिटिव, जो देता है वो बेटा नेगेटिव। तो हम लोग ये लिखेंगे सिस्टम एट टेम्परेचर, सिस्टम एट टेम्परेचर T1 एब्जॉर्ब हीट Q हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, एब्जॉर्ब हीट Q फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से उसने Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया है। एंड सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2, सराउंडिंग किस टेम्परेचर पे बैठा है, T2 पे बैठा है बेटा, लूजिंग हीट Q, ये Q अमाउंट ऑफ हीट को लूज कर रहा है, लूजिंग हीट Q टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट को लूज कर रहा है। सिंस, हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, सिंस दिस प्रोसेस इज irreversibly occur, since this process is irreversibly occur, that is a very fast process, that is a very fast process। ये प्रोसेस कैसा होगा बेटा, इरिवर्सिबली हो रहा है तो काफी फास्ट प्रोसेस होगा। तो फास्ट प्रोसेस होगा बेटा तो आपका टेम्परेचर में कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, दोनों कैसे रहेंगे, सिंस दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल दैट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, so there will be a large difference, so there will be a large difference between temperature of system and surrounding, between temperature of system and surrounding। मतलब पिछले वाले केस में हमने क्या किया था बेटा, T1 और T2 को आसपास कर दिया था, यहाँ पे क्या रहेगा, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेट इज बोल सकते हो बेटा कि T2 अगर हीट दे रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर T2 जो है इट विल बी मच लार्जर देन T1। T2 टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा बेटा, T1 से काफी ज्यादा अमाउंट में रहेगा, है कि नहीं। अगर ये हीट दे रहा है तो जाहिर सी बात है T2 विल बी लार्जर वैल्यू है देन T2 है लार्जर वैल्यू देन T1, तो T2 की वैल्यू T1 से क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। अब मैंने वही बताया ना, एक सिलेंडर है उसमें बड़ा सा होल कर दो तो अचानक से गैस निकल जाए बड़े से होल में से बेटा, तो इतना सडन ये प्रोसेस इतना फास्टली हो रहा है कि आपको टेम्परेचर में डिफरेंस दिखाई देगा बेटा, गैस के अंदर टेम्परेचर अलग बाहर का अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, लेकिन स्लो प्रोसेस होता तो ऑलमोस्ट दोनों सेम जा रहे थे, इसमें ऑलमोस्ट दोनों सेम नहीं जाएंगे, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस बरकरार रहेगा। T2 अलग होगा बेटा, T1 अलग होगा, समझ पा रहे होगे, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो गैस वाला अगर कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, छोटा छेद है तो रिवर्सिबल होगा तो स्लो होगा, और अगर बड़ा छेद कर दिया बेटा तो इरिवर्सिबली काफी फास्ट तरीके से हो जाएगा। तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। और देखो अब बस फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा हम लोग, अगर हमें डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालना है तो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा बेटा, प्लस Q, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब किया है, ये रिवर्सिबल तरीके से ही करेगा, तो प्लस Q रिवर्सिबल बाई T1। इसी तरीके से डेल्टा एस सराउंडिंग हमसे पूछ ले तो सराउंडिंग का किसके बराबर हो जाएगा बेटा, चूंकि उसने हीट निकाला है और वो सराउंडिंग हमेशा इरिवर्सिबल पाथ से निकालता है, तो -Q इरिवर्सिबल बाई T2, यही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से अगर मुझसे पूछ ले कि डेल्टा एस टोटल निकालो तो डेल्टा एस टोटल, ठीक है, डेल्टा एस टोटल मुझसे पूछ ले,
या जिसको हम लोग डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बोलेंगे, तो किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों के सम के बराबर। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू की बात करो तो सिस्टम का भी डेल्टा एस कितना आया था बेटा, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई T1, और प्लस यहाँ पे देखो ये कितना आया था, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई T2। ठीक है बेटा, हीट चेंज जो होगा वो तो हमेशा ही सेम होगा, हीट का चेंज क्यू रिवर्सिबल जितना दिखाई देगा वही आपका क्यू इरिवर्सिबल के भी बराबर होगा बेटा। हीट चेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें क्या होंगी, जितना सराउंडिंग ने हीट लूज किया होगा वही सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया होगा, तो हीट चेंज के मामले में सेम होगा। अभी हमने देख लिया था कि जो T2 है इट इज मच मच ग्रेटर देन T1, T2 जो है इट इज मच मच ग्रेटर देन T1 रहेगा क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं डेल्टा एस यूनिवर्स का, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्या इसको मैं Q लिख देता हूँ, Q बाई T1 माइनस इसको Q बाई T2 लिख देते हैं, Q तो सेम ही है, दोनों में हीट एक्सचेंज सेम लिया हमने। तो यहाँ से बेटा अगर सॉल्व करोगे तो इसको क्या Q T2 माइनस Q T1 अपॉन नीचे क्या लिखोगे T1 इंटू T2, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई बस किया है। तो यहाँ से देखो डेल्टा एस यूनिवर्स जो आया वो किसके बराबर आ गया बेटा, यहाँ से Q को कॉमन ले लो, तो Q कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब मुझे बताओ ये वैल्यू बेटा T2 हमेशा जो है, T2 जो है वो T1 से क्या है, हमेशा बड़ा है, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। तो अगर T2 T1 से बड़ा है बेटा तो ये टर्म कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये टर्म हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ये टर्म हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो हीट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, ये पूरा टर्म ओवरऑल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज। तो ये बेटा अगर डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स होगा, ये हमेशा क्या आएगा बेटा, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 आएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा किसके बराबर आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। वो फुली समझ में आ रहा है ये। देखो अब आप सोच रहे होगे कि सर ये T2 T1 अगर आप चेंज कर देते तो क्या होता, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज कर लो कि सिस्टम जो है वो हीट निकालता है किसको, सराउंडिंग को, तो ये बेटा T1 हो जाता, ये क्या हो जाता, T2 हो जाता, ये T1 क्या हो जाता, T2 से बड़ा हो जाता। तो बेटा अगर सिस्टम निकालता हीट, तो सिस्टम हीट निकालता तो यहाँ माइनस क्यू लिखते, माइनस क्यू बाई T1, और सराउंडिंग अगर हीट लेता तो प्लस क्यू बाई T2 लिखते, है कि नहीं। तो अभी भी बेटा जब इसको निकालते आप आगे करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो आपको T1 माइनस T2 यहाँ पे दिखता है, तब आपको T2 माइनस T1 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है T1 माइनस T2 अपन T1 इंटू T2, तो भी आपका पॉजिटिव आ जाए। तो चाहे सिस्टम हीट निकालता है चाहे सराउंडिंग हीट निकालता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में ये हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा। तो ये खास बात होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए हमेशा डेल्टा एस जो यूनिवर्स का होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का ग्रेटर देन 0 है मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। और यहाँ से ये भी हमें समझ में आता है कि जो डेल्टा एस सिस्टम है, डेल्टा एस सिस्टम एक इरिवर्सिबल पाथ के लिए डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू अलग आएगी और डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारी खास बात है किसकी, इरिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में दोनों चीजें देखो, रिवर्सिबल केस में क्या हो रहा था बेटा, रिवर्सिबल के केस में यूनिवर्स का जो आता है एंट्रोपी चेंज 0 आता है, सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों बराबर होते हैं। लेकिन आपका इरिवर्सिबल के केस में क्या है, ये कैसा प्रोसेस है बेटा, इरिवर्सिबल, ये कैसा है, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के केस में जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो हमेशा क्या आता है, 0 से बड़ा आएगा, मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो स्पॉन्टेनियस भी होगा बेटा। और इरिवर्सिबल के केस में आपका सिस्टम का कभी भी एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग यही बोल सकते हैं फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं इस बात को, जो मेन हमें समझ में आई बात, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेटा, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यूनिवर्स विल बी ऑलवेज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, विल बी ऑलवेज
पॉजिटिव, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मेन लाइन है जिसको ध्यान रखिएगा। जैसे पीछे वाले में हमने क्या लिखा था बेटा, फॉर ए कहाँ गया पीछे, ये था ना एंट्रो, वो शायद लाइन हट गया क्या अपना, एक लाइन मेरा शायद डिलीट हो गया। उसमें मैंने लिखा था ना बेटा कि जो होता है हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स का जो होता है, वो पेज हट गया था इसलिए हट गया, वो लाइन मैंने लिखा था यहाँ पे कि जो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो होता है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस जो चेंज इन एंट्रोपी होता था वो बेटा उसमें जीरो होता था, इसमें क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा मेन पॉइंट निकल के आया। इसको लास्ट में बस बॉक्स में बना के लिख लो बेटा कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स का है, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है मेरा, तो ये किसके बराबर होने वाला है, जीरो के बराबर। और यही डेल्टा एस यूनिवर्स का अगर ये मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये किसके बराबर होने वाला है बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारा मेन फाइनल पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा। चलो तो कल यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा, थोड़ा 5 मिनट लेक्चर बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बीच में पेज डिलीट हो गया ना गलती से इसलिए। नहीं तो हम लोगों को मेन फाइनल यही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एस रिवर्सिबल पाथ का होता है उसके लिए यूनिवर्स का हमेशा जीरो होगा बेटा, और इरिवर्सिबल पाथ का जो डेल्टा एस होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और थोड़ा सा बस इसको चाहो तो ये भी लिख लो कि रिवर्सिबल के लिए जो होता है डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के, बट विथ मैग्नीट्यूड अलग होगा। और इसमें जो होता है इनके लिए बेटा डेल्टा एस सिस्टम विल बी नॉट इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो इसमें दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे सिस्टम का डेल्टा एस निकालते हैं, कैसे सराउंडिंग का निकालते हैं, किसी प्रोसेस पे अलग अलग कैसे लगाते हैं, ये हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग बेटा यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।